स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उपागमों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उपागम क्या है, इसकी विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि उपागम होता क्या है। उपागम को ही तरीका या फिर दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक भूगोल को समझने के लिए कौन कौन से तरीके या फिर कौन कौन से दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, उसी को उपागम कहा जाता है। और कौन कौन से उपागम हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उसके बारे में आपको बताना है। एक हम आपको उदाहरण देते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे उपागम होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई बीमारी होता है, हम लोग को कोई बीमारी से हमें पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। पेट में कोई समस्या है तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। तो क्या वो सीधा दवाई देने लगते हैं या फिर सुइया देने लगते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। वो पहले पूछते हैं कि पहले से तुमको कोई तकलीफ था क्या पेट में, तो हम लोग बोलते हैं है या फिर नहीं है, पहले से था या फिर नहीं था, इसके बारे में बताते हैं। फिर वो कुछ दवाई देते हैं खाने के लिए, नहीं ठीक होता है तो फिर वो बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराओ, या फिर बहुत तरह के एक्सरे वगैरह और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो राजनीतिक भूगोल है वो क्या है, एक विषय है। और इसको समझने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ पढ़ करके समझ जाए। तो इसको समझने के लिए कई बार ऐतिहासिक चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। कई बार जो राजनीतिक चीज़ें उसको देखना पड़ता है। जैसे हम आपको डॉक्टर का उदाहरण दिए, तो डायरेक्ट पेट में जो समस्या है डॉक्टर डायरेक्ट दवाई थोड़ी दे देगा, अलग अलग तरीकों से जांच करेगा। उसी तरह से जो राजनीतिक भूगोल है इसको भी जांचने के लिए, इसको भी समझने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, और उसी को उपागम कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानें कि जो राजनीतिक भूगोल है उसको समझने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से दृष्टिकोण हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझ के जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर अगर अभी अभी तक आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब आप इस वीडियो को देख ले तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। एक छोटा सा काम आपको मेरे तरफ से कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। समझते हैं हम लोग कि इसके आंसर में क्या कहा जा रहा है। आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन केवल देशों के नाम, उनकी सीमाओं और राजधानियों को जानने तक सीमित नहीं है। जो राजनीतिक भूगोल ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी देश का जो नाम है, उसकी जो सीमाएं, सिर्फ जो राजधानी उसको जानने तक ही खत्म हो गया। इसका उद्देश्य यह समझना है कि राज्य कैसे विकसित होते हैं, राजनीतिक शक्ति कैसे काम करती है, जनता का व्यवहार राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किन कारणों से बदलते हैं। जो हमारा राजनीतिक भूगोल है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी देश के बारे में जान लिया और बात खत्म हो गया, बल्कि ये हमें यह भी बताता है कि उस देश के विकसित होने में क्या इतिहास रहा है, ठीक है। तो ये बात कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य यह समझना भी है कि राज्य कैसे विकसित होते हैं। कोई भी जो राज्य, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान क्या था, विकसित हुआ है, तो वो कैसे विकसित हुआ है, उसका इतिहास के बारे में। राजनीतिक शक्ति कैसे काम करती है, कोई भी जो राजनीतिक शक्ति वो किस प्रकार से काम करता है। जनता का व्यवहार राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे कि जनता अगर मान लीजिए किसी काम से संतुष्ट हो गए तो वो किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किन कारणों से बदलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो किन कारणों से बदलते हैं, ठीक है। इन सारे बातों का अध्ययन कौन करता है, राजनीतिक भूगोल ही करता है। लेकिन इन सभी बातों को एक ही तरीके से समझना संभव नहीं है। और ये सब जो बात है क्या एक ही तरीके से समझना संभव है, नहीं है। इसलिए विद्वानों ने राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। इसीलिए कहा रहा है जो विद्वान है उन्होंने राजनीतिक भूगोल को अध्ययन के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। इन्हीं दृष्टिकोणों को उपागम कहा जाता है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये जो तरीके हैं राजनीतिक भूगोल को समझने के लिए, इसी को उपागम कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि उपागम का मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं, किसी विषय को समझने और उसका विश्लेषण करने की विशेष पद्धति को उपागम कहते हैं। किसी भी विषय को समझने के लिए, जैसे कि हमारा राजनीतिक भूगोल है, तो उस विषय को समझने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए जिस भी पद्धति का, जिस भी तरीके का, जिस भी दृष्टिकोण का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी को उपागम कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि राजनीतिक भूगोल के विभिन्न उपागम हमें राजनीति के अलग अलग पक्षों को समझने में सहायता कैसे करता है। जो हमारा राजनीतिक भूगोल है वो विभिन्न उपागम, जो राजनीतिक भूगोल के विभिन्न उपागम है वो हमें राजनीति के अलग अलग पक्षों की तरह से समझने में मदद कर पाता है, सहायता करता है। पहले जो इसका उपागम वो है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम में क्या होता है, तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, या फिर कैसे देख कोई भी राष्ट्र आज वो कैसा है। जैसे कि मान लीजिए हमारा भारत, तो हमारा जो भारत वो हमेशा से ऐसा था क्या, हमारे पास पाकिस्तान भी था, हमारा जो कंडीशन था वो पहले इतना अच्छा नहीं था, या फिर कैसे थे हम लोग एक समय में अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जब हमें इतिहास देखते हैं, हम लोग जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो राजनीतिक भूगोल वो कैसा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग जो इसका अध्ययन करते हैं वो ऐतिहासिक उपागम के आधार पर या फिर इसके दृष्टिकोण से हम लोग करते हैं। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले राजनीतिक भूगोल के ऐतिहासिक उपागम को। कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक उपागम का आधार यह विचार है कि वर्तमान को समझने के लिए अतीत को जानना आवश्यक है। क्या कहा गया कि जो ऐतिहासिक उपागम है इसका आधार यह विचार रखता है कि वर्तमान को अगर आप समझना चाहें तो इसके लिए क्या है, आपको अतीत को जानना जरूरी है। कोई भी राजनीतिक घटना, सीमा विवाद या फिर राजनीतिक संस्था अचानक उत्पन्न नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी भी देश के साथ आपका दुश्मनी है,
तो ऐसा नहीं कि आज आज के आज आपका दुश्मनी हो गया। इसके लिए क्या है, तो कई सारे संस्था कहा जा रहा है कि राजनीतिक संस्था अचानक उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उससे पीछे लंबे समय तक ऐतिहासिक विकास छिपा होता है। बल्कि उसके पीछे क्या है, तो लंबे समय का ऐतिहासिक विकास छुपा होता है। धीरे धीरे करके किसी के साथ दुश्मनी होता है, सीमा विवाद हो सकता है, राजनीतिक संस्थाएं बदल सकती हैं, या फिर राजनीतिक घटना हो सकता है। इस उपागम का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। ये जो ऐतिहासिक उपागम है, ये क्या करता है, इस उपागम का उद्देश्य ये पता लगाना होता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का विकास कैसे हो, जो किसी भी राजनीतिक का व्यवस्था है उसका विकास कैसे हुआ है, और आज की परिस्थितियाँ किन ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है। और आज का जो परिस्थिति है, मतलब कोई भी जो राजनीतिक विकास है, ठीक है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो आज का जो परिस्थिति लाया है वो किन घटनाओं का परिणाम, किन कारणों से वो हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को मान लीजिए एक उदाहरण, तो वो किन परिस्थितियों के कारण आया है, ठीक है। यदि हम केवल वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो समस्या का वास्तविक कारण समझ में नहीं आएगा। सिर्फ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अभी हो रहा था जिसके कारण ये पार्टी जन्म लिया है, तो हमें समझ में नहीं आएगा, बल्कि हमें पिछले कुछ दशकों को समझना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा, तब हमें उसके बारे में समझ में आएगा। तो ये हमारा पहला कह सकते हैं उपागम है, पहला तरीका है राजनीतिक भूगोल को समझने के लिए, ठीक है, ऐतिहासिक उपागम। दूसरा जो उपागम यहाँ पर हम लोग देखें वो है आकारिक या फिर रूपांतक उपागम, रूपात्मक उपागम, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि रूपात्मक उपागम में राज्यों के आकार, आकृति, स्थिति और सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो आपका रूपात्मक उपागम है, इसमें राज्यों के आकार के बारे में, आकृति के बारे में, उसकी स्थिति और सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। पहली नज़र में यह केवल नक्शे का अध्ययन लगता है, लेकिन वास्तव में इसका राजनीति और प्रशासन से गहरा संबंध होता है। कहा जा रहा है कि इसमें पहली बार में देखने से लगता है कि सिर्फ लाइन खिंचा हुआ है, लेकिन बाद में अगर इसको वास्तव में देखें तो इसका जो राजनीति और प्रशासन से गहरा संबंध होता है। यह उपागम यह समझने का प्रयास करता है कि किसी देश का भौगोलिक स्वरूप उसके शासन, सुरक्षा और विकास को कैसे प्रभावित करता है। कहा जा रहा है कि ये जो उपागम है, ठीक है, रूपात्मक उपागम, ये समझने में प्रयास करता है कि किसी भी देश का जो भौगोलिक स्वरूप है उसका शासन, सुरक्षा, विकास को कैसे प्रभावित करता है। यदि किसी देश का आकार संतुलित और सुसंगठित है, कहा जा रहा है कि यदि किसी देश का जो आकार है वो संतुलित है और सुसंगठित है, तो प्रशासनिक कार्यों को संचालित करना आसान हो सकता है। इसके विपरीत यदि देश बहुत लंबा, संकरा या फिर कई भागों में बंटा हुआ हो, तो शासन और संचार व्यवस्था में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये जो रूपात्मक कह सकते हैं जो उपागम है, ये हमें क्या बताता है कि कोई भी जो देश का भौगोलिक परिस्थिति है वो किसी भी देश में शासन करना, राजनीतिक दल को स्थिर रहने बहुत ज़्यादा कारगर होता है। और ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह उपागम हमें यह समझने का प्रयास करता है कि देश की जो भौगोलिक स्वरूप है उसके शासन, सुरक्षा और विकास को कैसे प्रभावित वो करता है। यदि किसी देश का आकार संतुलित और संगठित रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी देश है जहाँ पर समतल भूमि है और बहुत ही बड़ा भूमि है, तो वो आराम से देख सकता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा एक देश है रसिया, तो रसिया को इस कोने में देखने के लिए यहाँ से अगर मान लीजिए उसका राजधानी है तो यहाँ पर आना पड़ेगा, इस कोने में देखने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर सेना रखना होगा, यहाँ पर सेना रखना होगा, हर तरफ सेना रखना चाहिए। तो इसको इस पूरे देश को नियंत्रित करने में क्या होगा, कठिनाई होगा। तो जिस तरह से वहाँ का भौगोलिक स्वरूप होगा वो वहाँ के शासन का, सुरक्षा का, विकास का प्रभावित करेगा उस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमें ये बताने का प्रयास करता है, जो हमारा रूपात्मक उपागम है ये हमें बताने का प्रयास करता है किस तरह से ये हमें प्रभावित करता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसके उपागम को देखेंगे वो है शक्ति उपागम। शक्ति उपागम किस तरह से राजनीतिक भूगोल को समझने का प्रयास करता है उसको समझिए। शक्ति उपागम का मानना है कि राजनीति का मूल आधार शक्ति है। जो राजनीति का मूल आधार है वो क्या है, शक्ति है। इसलिए किसी भी राज्य को समझने के लिए जानना आवश्यक है कि उसके पास कितनी शक्ति है, मतलब किसी भी देश के पास कितना शक्ति है और वह उसका उपयोग कैसे करता है, और वो जो देश वो उसका उपयोग किस तरह से करता है। इस उपागम में यह अध्ययन किया जाता है कि कोई देश अपनी शक्ति कैसे प्राप्त करता है, उसे कैसे बनाए रखता है, और विश्व राजनीति में उसका क्या उपयोग किस प्रकार करता है, और विश्व राजनीति में किस प्रकार से उसका उपयोग करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर कोयला रहता, बहुत ज़्यादा कोयला रहता, तो हम लोग कोयला एक्सपोर्ट करते, ठीक है, कोयला तो अभी भी हम लोग एक्सपोर्ट करते ही हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी देश के पास टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से अपने देश का विकास करता है, टेक्नोलॉजी उस देश का शक्ति हो गया, तो किस तरह से वो अपने देश की अर्थव्यवस्था उसको बनाता है, किस तरह से अपने देश से दूसरे देश में सामानों को वो बेचता है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा शक्ति उपागम हो गया। और ये बात कहा जा रहा है कि उसका उपयोग कैसे करता है। इस उपागम में यह अध्ययन किया जाता है कि कोई भी देश अपनी शक्ति को कैसे प्राप्त करता है। जैसे किसी देश में टेक्नोलॉजी है तो वहाँ से उसका शक्ति प्राप्त होगा, उसे कैसे बनाए रखता है, अगर वो चीज़ों को बनाते रहता है, बेचते रहता है, और विश्व राजनीति में उसका उपयोग किस प्रकार से करता है, जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग विश्व राजनीति में किस प्रकार से वो करता है। शक्ति का अर्थ केवल सैन्य बल नहीं बल्कि आर्थिक विकास, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी दक्षता भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। सिर्फ सेना रख लेने से नहीं होगा, बल्कि
आर्थिक विकास होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, वैज्ञानिक प्रकृति होना चाहिए और तकनीकी दक्षता होना चाहिए, तब जाकर शक्ति महत्वपूर्ण होगा। आगे जो इसका उपागम है वो है व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी दृष्टिकोण या फिर उपागम। व्यवहारवादी उपागम का केंद्र मनुष्य और उसका राजनीतिक व्यवहार है। इसके अनुसार राजनीति को समझने के लिए केवल सरकार को संस्थाओं का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। कहा जा रहा है कि इसके अनुसार जो व्यवहारवादी उपागम है, ठीक है, कहा जा रहा है कि इसके अनुसार राजनीति को समझने के लिए केवल सरकार और संस्थानों का अध्ययन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि जनता कैसे सोचती है और राजनीतिक निर्णय कैसे लेती है। मतलब लोग कैसे सोचते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं, ये सब जानना भी जरूरी है। सिर्फ राजनीति को समझना या फिर केवल सरकार और संस्थाओं को समझना जरूरी नहीं माना जाता। यह उपागम मतदान व्यवहार, जनमत, राजनीतिक भागीदारी और लोगों की राजनीतिक पसंद का अध्ययन करता है। ये जो व्यवहारवादी उपागम ये क्या करता है, तो लोगों के बारे में जानता है कि लोग किस से व्यवहार करते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं और क्यों देते हैं, ठीक है, इसके बारे में ये अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए लोग किसी विशेष राजनीतिक दल को वोट क्यों देते हैं, क्या वे विकास, जाति, धर्म, नेतृत्व या फिर चुनावी वादों से प्रभावित होते हैं। ऐसे प्रश्नों से उत्तर यही उपागम खोजता है, ठीक है। ये जो हमारा उपागम है व्यवहारवादी उपागम, ये सारे क्वेश्चन के आंसर को खोजता है और इस प्रकार से जो हमारा राजनीतिक भूगोल वो हमें समझने में सहायता करता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग इसका दृष्टिकोण देखेंगे या फिर उपागम देखेंगे वो है प्रणाली उपागम। क्या है, प्रणाली या फिर सिस्टम अप्रोच। प्रणाली उपागम के अनुसार राज्य एक ऐसी संपूर्ण व्यवस्था है जिसके सभी भाग आपस में जुड़े होते हैं। प्रणाली उपागम ये अध्ययन करता है कि जो हमारा राजनीतिक भूगोल है वो एक ऐसा संपूर्ण व्यवस्था है जहाँ पर क्या तो सारे जो भाग हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारा शरीर हालांकि हमारा जो मुंह है वो अलग है, आंख हम लोग अलग काम करते हैं, ठीक है, हाथ से हम लोग अलग काम करते हैं, पैर से अलग काम करते हैं, पेट से अलग काम, लेकिन सब कुछ क्या है एक शरीर में जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से जो राजनीति का अलग अलग चीज़, जैसे कि राष्ट्र अलग है, राजनीति अलग है, सीमा अलग है, ठीक है, चुनाव अलग है, मतदान अलग चीज़ है, लेकिन सब कुछ क्या है एक साथ जुड़ा हुआ है। देश का विकास भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, देश का जो भौगोलिक स्थिति वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बात कहा जा रहा है कि प्रणाली उपागम के अनुसार राज्य एक ऐसी संपूर्ण व्यवस्था है जिसके सभी भाग आपस में जुड़े होते हैं। सरकार, प्रशासन, जनता, राजनीतिक दल, न्यायपालिका और आर्थिक संस्थाएं मिलकर एक राजनीतिक तंत्र का निर्माण करती हैं। क्या करती है, एक राजनीतिक तंत्र का मतलब एक जाल का निर्माण करता है। यदि इस व्यवस्था के किसी एक भाग में समस्या उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ता है। अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ पर, अगर मान लीजिए कोई भी जनता किसी काम से, सरकार के द्वारा कोई भी काम किया गया जिससे जनता संतुष्ट हो गया, तो उसका पूरे क्षेत्र पर असर पड़ेगा, पूरे भाग पर असर पड़ेगा। जैसे आर्थिक संकट आने पर बेरोजगारी बढ़ सकती है, जनता में असंतोष फैल सकता है और सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। अगर आर्थिक संकट आया तो बेरोजगारी आ जाएगा, अगर बेरोजगारी आएगा तो लोग असंतुष्ट होंगे और जब लोग असंतुष्ट होंगे तो उस पार्टी को वोट नहीं देंगे, ठीक है, तो इसके कारण सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि राजनीतिक व्यवस्था को अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझना चाहिए, ठीक है। और अगला जो यहाँ पर हम उपागम देखेंगे वो है कल्याणकारी उपागम, वेलफेयर अप्रोच। कल्याणकारी उपागम यह प्रश्न उठाता है कि सरकार का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो कल्याणकारी उपागम है वो राजनीतिक भूगोल को समझने के लिए ये क्या करता है, सवाल उठाता है कि सरकार का जो वास्तविक उद्देश्य या फिर जो काम है वो क्या होना चाहिए। इसका उत्तर होता है जनता का कल्याण करना, ठीक है। क्या होता है, जनता का कल्याण करना, मतलब लोगों का कल्याण करना सरकार का क्या है, पहला धर्म है। इस उपागम के अनुसार शासन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं और कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है। यह विशेष रूप से गरीबों, पिछड़े वर्गों और कमजोर लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो विशेष रूप से क्या करता है, तो गरीबों के ऊपर, पिछड़े वर्गों के ऊपर, कमजोर लोगों के ऊपर और जो आवश्यकता है उसके ऊपर यह ध्यान देता है। अगला जो दोस्तों हम लोग इसका उपागम देखेंगे वो है उग्रवादी या फिर आलोचनात्मक उपागम। उग्रवादी या फिर आलोचनात्मक उपागम, ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो राजनीतिक भूगोल को समझने के लिए कुछ तरीके देख रहे हैं, कुछ उपागम को देख रहे हैं, कुछ दृष्टिकोणों को समझ रहे हैं। कहा जाता है कि यह उपागम समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक असमानताओं की आलोचना करता है। ये जो उग्रवादी या फिर आलोचनात्मक उपागम ये क्या करता है, तो समाज में जो मौजूद आर्थिक और सामाजिक असमानताएं उसका ही आलोचना करता है। इसका मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था का लाभ अक्सर समाज के कुछ शक्तिशाली वर्गों तक सीमित रह जाता है, जबकि गरीब और कमजोर वर्ग उपेक्षित रह जाते हैं, मतलब क्या, तो वंचित रह जाते हैं। यह प्रश्न उठाता है कि कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन और संसाधन क्यों है। ये जो उग्रवादी या फिर आलोचनात्मक उपागम है ये कहता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति क्यों है और कुछ लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित क्यों है। मतलब किसी लोगों के पास क्या है तो खाने के लिए पैसे नहीं, कोई क्या है तो खाना को फेंक दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों है। इसलिए यह सामाजिक न्याय, समानता और शोषण मुक्त व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता है। ये जो उपागम है, ठीक है, ये इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है। अगला जो उपागम वो है भू राजनीतिक उपागम,
ये सब क्या है, सब जो आपका राजनीतिक भूगोल उसको समझने के उपागम है। भू राजनीतिक उपागम ये कहता है कि भू राजनीतिक उपागम यह स्पष्ट करता है कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी राजनीति और विदेश नीति को प्रभावित करती है। किसी भी देश का जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब वो किस जगह पर बसा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप देखते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज, ठीक है, जो हरमुज का जल संधि है, वहां पर क्या है, तो ईरान ने उसको रोक रखा है, वहां पर किसी भी जहाज को पार नहीं होने देता है। तो ये डिपेंड करता है कि भू राजनीतिक उपागम क्या है, तो इसको समझने, जो हमारा राजनीतिक भूगोल उसको समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भौगोलिक स्थिति है वो उसकी राजनीति या फिर विदेश नीति को प्रभावित करता है कि आप उस देश के साथ किस तरह से संबंध बना के रखते हैं। अगर उसके साथ आप दुश्मनी लेंगे तो आपका जहाज को वहां से पार नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि भू राजनीतिक उपागम यह स्पष्ट करता है कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी राजनीति और विदेश नीति को प्रभावित करता है, कि वो देश किस जगह पर बसा हुआ है वो उसकी राजनीति और विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। यदि कोई देश समुद्र के किनारे स्थित है तो उसे व्यापारिक लाभ मिल सकता है। यदि कोई देश महत्वपूर्ण सामरिक मार्गों के पास स्थित है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ सकता है। और आप पूछेंगे कि सामरिक मार्ग मतलब क्या, तो सामरिक मार्ग का मतलब होता है जहाँ पर क्या तो जो राजनीतिक लाभ मिल सके, जहाँ से क्या तो सैन्य सुरक्षा मिल सके, इसको बोलते हैं सामरिक। सामरिक मतलब राजनीति या फिर सैन्य सुरक्षा के लिए बेस्ट जगह, ठीक है, उसको बोलते हैं सामरिक क्षेत्र। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी किसी देश की वैश्विक भूमिका को प्रभावित करता है। जो कह सकते हैं कि इसी प्रकार जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी उपलब्धता क्या है, तो किसी भी देश की वैश्विक भूमिका को प्रभावित करता है, किस प्रकार के वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंद महासागर के निकट स्थित होने के कारण भारत का सामरिक महत्व बहुत अधिक है। वहीं तेल उत्पादक देशों का विश्व राजनीति में विशेष प्रभाव देखा जाता है। ये चीज़ तो अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि हिंद महासागर में क्योंकि हम लोग निकट वहाँ पर रहते हैं तो हमारा बहुत जगह पर वहाँ पर क्या है, तो सामरिक दृष्टि से हम लोग वहाँ पर सेना रख सकते हैं। जो हिंद महासागर में गतिविधि होता है उसके ऊपर हम लोग नजर रख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या तो हम लोग नजर रख सकते हैं। तो इस वजह से हमें क्या फायदा मिलता है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं उपागमों का महत्व। जो भी हमने राजनीतिक भूगोल को समझने के लिए दृष्टिकोणों को देखा, जो भी तरीके या फिर उपागम को समझा, उसका क्या महत्व है। तो कहा जा रहा है कि राजनीतिक भूगोल इन उपागमों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, राजनीतिक भूगोल के इन उपागमों का आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि राजनीतिक एक जटिल विषय है और इसे केवल एक दृष्टिकोण से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इसलिए हमें कारण बताता है, शक्ति उपागम प्रभाव को समझाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो इतिहास हमें कारण बताता है, जो शक्ति उपागम वो प्रभाव समझाता है, व्यवहारवादी उपागम जनता की भूमिका स्पष्ट करता है, कल्याणकारी उपागम जनता के हितों पर बल देता है और भू राजनीतिक उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भौगोलिक आधार को स्पष्ट करता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक उपागम राजनीति के एक विशेष पक्ष को उजागर करता है और सभी उपागमों को मिलाकर ही राजनीतिक भूगोल की संपूर्ण समझ विकसित होती है। क्योंकि राजनीतिक भूगोल को सिर्फ भूगोल के माध्यम से या फिर राजनीति के माध्यम से नहीं समझा सकता, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं ताकि राजनीतिक भूगोल को समझा जा सके। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उपागम राजनीति को समझने के अलग अलग माध्यम हैं। ये हमें केवल राजनीतिक घटनाओं की जानकारी नहीं देते, बल्कि यह भी बताते हैं कि वे घटनाएं क्यों हुई, किन परिस्थितियों में विकसित हुई और उनका समाज तथा विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। इसलिए राजनीतिक भूगोल का गहन और सार्थक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन सभी उपागमों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से राजनीति की पूरी तस्वीर अधिक स्पष्ट, तार्किक और समझने योग्य बन जाती है। तो इससे एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। एक छोटा सा काम आपको करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर सुने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।